हेलो सेकंड ईयर। पिछली क्लास में हमने तंतु जाल के बारे में पढ़ा था, जिसके मैंने बताए थे 2 प्रकार होते हैं। पहला स्थिर तंतु जाल, जिसके बारे में पूरा डिटेल डायग्राम हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, और दूसरा होता है अस्थिर तंतु जाल, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। स्थिर तंतु जाल जहाँ पूर्ति वक्र मांग वक्र से ज़्यादा चपटा होता है, इसमें एक बार असंतुलन प्रारंभ होने पर निरंतर आगे बढ़ता ही रहता है, इसलिए इसे अस्थिर तंतु जाल का नाम दिया गया है। यह मांग वक्र और पूर्ति वक्र की विशेष आकृतियों के कारण होता है, जैसा कि डायग्राम में OX पे हमने मात्रा ली है और OY पर हमने कीमत ली है, और DD हमारी डिमांड लाइन है, मांग रेखा है, और SS हमारी पूर्ति रेखा है। प्रारंभ में संतुलन E बिंदु पर होता है, जब मात्रा OQ के बराबर होती है और कीमत होती है वो OP के बराबर। अब किसी कारण से असंतुलन स्टार्ट हो जाए, असंतुलन की स्थिति में OQ1 यानी ऐसी स्थिति स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है। जब कीमत बढ़कर OP1 जाती है तो अगले सत्र में सारे उत्पादनकर्ता उस वस्तु का ज़्यादा उत्पादन करते हैं ताकि लाभ प्राप्त कर सके। परिणाम स्वरूप हम F2 बिंदु पर पहुंच जाते हैं। जब उत्पादन ज़्यादा होता है तो परिणाम स्वरूप कीमतें नीचे गिर जाती हैं। नीचे गिरने से हम E2 बिंदु पर पहुंच जाते हैं। जब कीमतें नीचे गिर जाती हैं तो उत्पादनकर्ताओं को नुकसान होता है। परिणाम स्वरूप अगली बार वो कम उत्पादन करने का सोचते हैं। जब कम उत्पादन करने का सोचते हैं तो हम F3 बिंदु पर पहुंच जाते हैं, जहां पर पूर्ति कम हो जाती है, और पूर्ति कम होने के परिणाम स्वरूप कीमतें बढ़ जाती है और हम फिर ऊपर पहुंच जाते हैं। यानी फिर उसके बाद फिर अगली बार ऐसा ही होता है कि मात्रा फिर बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप फिर कीमतें कम हो जाएगी। इस प्रकार असंतुलन है वो बढ़ता जाता है। यह प्रायोगिक विश्लेषण का उदाहरण भी है। अब प्रायोगिक विश्लेषण की कठिनाइयाँ। प्रायोगिक विश्लेषण व्यवहार में बहुत उपयोगी होता है, लेकिन यह काफ़ी जटिल होता है। इसका उपयोग प्राय विशेषज्ञ ही कर पाते हैं। अन्य बातें समान रहने का वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें समय तत्व के प्रवेश से जटिलताएं बढ़ जाती हैं। एक सीमा तक इसमें उच्च स्तरीय गणित का प्रयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप अर्थशास्त्र में गणित का प्रयोग बढ़ा है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो तुलनात्मक स्थिति में हम 2 समयों की तुलना करते हैं, संतुलन की तुलना करते हैं, लेकिन प्रगति के पथ का विश्लेषण नहीं किया जाता। प्रायोगिक विश्लेषण में समय तत्व का प्रवेश हो जाता है और असंतुलन की दशाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें परिवर्तन के पथ का भी विश्लेषण किया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की प्रकृति में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है अथवा कला। यह वास्तविक विज्ञान अथवा आदर्श विज्ञान है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला। क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है? विज्ञान का अर्थ है क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान। इसमें कारण और परिणाम का अध्ययन करके विभिन्न तत्वों में
पारस्परिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। उन्हें नियम या सिद्धांत कहते हैं। विज्ञान में प्रयोग भी किए जाते हैं। इसी प्रकार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के नियम पाए जाते हैं, जैसे मांग का नियम, उत्पत्ति का नियम, मूल्य का सिद्धांत इत्यादि। मांग के नियम में अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत व मांग की मात्रा में संबंध बताया जाता है। जहाँ जिस प्रकार अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम बात करें, फिर भी यहाँ पर आर्थिक ज्ञान में काफ़ी वृद्धि हो गई है सांख्यिकी पद्धतियों के प्रयोग के कारण। अर्थशास्त्र में विज्ञान ने मानने वालों का तर्क। पहला, अर्थशास्त्र में नियमों की अनिश्चितता। अर्थशास्त्र के नियम प्राकृतिक नियमों की भांति निश्चित नहीं होते। अर्थशास्त्र की वैज्ञानिकता में संदेह करने वालों का कहना है कि अर्थशास्त्र के नियम उतने सही नहीं हैं जितने कि अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के होते हैं। स्वयं मार्शल ने अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना गुरुत्वाकर्षण के नियम से न करके ज्वार भाटे के नियम से की है, जो कम निश्चित होते हैं क्योंकि समुद्र में तूफान, वर्षा आदि से ज्वार भाटे के समय उसकी तीव्रता में अंतर हो जाता है। दूसरा है अर्थशास्त्रियों में परस्पर मतभेद। अर्थशास्त्र में आपस में काफ़ी मतभेद अर्थशास्त्रियों में पाया जाता है। बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था, यदि दुनिया के अर्थशास्त्रियों को एक साथ बिठा दिया जाए तो वे कभी किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकेंगे। यानी विभिन्न अर्थशास्त्रियों के मतों में काफ़ी मतभेद पाया जाता है, जबकि विज्ञान में ऐसा नहीं होता। क्या है वास्तविक अर्थशास्त्र का विवेचन इतना मतभेद पाया जाता है जितना क्या होना चाहिए के संबंध में पाया जाता है। तीसरा, भावी अनुमान लगाने में कठिनाई। अर्थशास्त्र में भावी अनुमान घटनाओं के बारे में अनुमान नहीं लगाए जा सकते। यदि लगाए भी जाते तो वे प्राय सही नहीं होते। इसलिए अर्थशास्त्र को विज्ञान का दर्जा नहीं मिल सकता। यह तर्क भी मिथ्या है। पिछले वर्ष में संख्यात्मक अर्थशास्त्र में काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ है। इससे आर्थिक मॉडलों का प्रयोग बढ़ने लगा है, इसलिए अनुमान लगाने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई है। अर्थशास्त्र कहते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान तो है लेकिन कम निश्चित विज्ञान है, यानी पूर्णतः विज्ञान की कैटेगरी में हम नहीं ला सकते। उपयुक्त विवेचन से यही निकलता है कि हमें अर्थशास्त्र को विज्ञान स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गणित व सांख्यिकी के प्रयोग से अर्थशास्त्र की वैज्ञानिकता में निरंतर वृद्धि हुई है। कुछ लोग कहते हैं अर्थशास्त्र जहाँ विज्ञान सरीखा लगता है वहाँ वह अर्थशास्त्र नहीं है, जहाँ अर्थशास्त्र है वहाँ वो विज्ञान सरीखा नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू।